हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11.3। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो इसमें हम आरडीटी का मेनली प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात करता हूँ, आप लोगों ने इससे पहला लेक्चर नहीं दे रखा है। इससे पहले हमारे पास दो हमने लेक्चर कंप्लीट किए, तो वो दोनों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, तो उन दोनों को जरूर जाके देखें। और आई सेक्शन में लिंक दे रखा है, तो वो जाके जरूर देखें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पूरा लेक्चर देखें अच्छे से, आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ आएगा। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो पॉइंट भी हम बताएंगे, जहाँ से पूछा जा सकता है वो पॉइंट भी हम बताएंगे। तो आप आगे हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी की बात करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट हमारा क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन। इसमें मेनली हम कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमने क्या किया था। हमने आरएनए लिया था, पॉइजन आरएनए, ठीक है। आरएनए मतलब सॉरी डीएनए लिया था। मेनली हमने डीएनए का फ्रेगमेंट लिया था हमने, और एक वेक्टर लिया था। वेक्टर हमने प्लाज्मिड लिया था, ठीक है। प्लाज्मिड लिया था, एक होस्ट सेल लिया था। उसमें हमने क्या किया, रिकमेंड करके हमने और हमने रिकमेंडेड रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस के साथ हमने कट किया था किसको, डीएनए को। और उसमें अटैच करके हमने किसमें, हमने मेनली जो हमारा जो प्लाज्मिड था, मेनली प्लाज्मिड, उसमें हमने अटैच करके हमने होस्ट में डाला था। ये चीज़ देखेंगे, उसी का हम एक एक स्टेप अब आरडीटी का हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या किया। ये जो आप डायग्राम साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हैं, स्पूलिंग प्रोसेस होता है हमारा, स्पूलिंग प्रोसेस। तो इसको कैसे किया था ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन। अब मेनली कहा जाता है सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेट कर देना यानी अलग कर देना। आइसोलेट करके हम किसका क्या करेंगे फिर, अब डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया यानी चुन लिया हमने, ठीक है। उसमें हमसे क्या करना है, फिर हमें उससे फ्रेगमेंट लेना है हमें। अब मान लो फ्रेगमेंट लेने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे, वो भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके बाद क्या कहता है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब डिजायर्ड डिजायर्ड यानी कि जो फ्रेगमेंट चाहिए होगा हम उस फ्रेगमेंट को लेंगे, फिर लाइगेशन एंजाइम के साथ क्या कर देंगे, हम उसको अटैच कर देंगे इसके साथ, वेक्टर के साथ। तो लाइगेशन हम एंजाइम यानी लाइगेशन एंजाइम यानी जिसे लाइगेज कहते हैं उसका हम यूज़ करेंगे, और हम वेक्टर के साथ उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। वेक्टर के साथ अटैच करने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे उसको हम पूरे वेक्टर्स के साथ जिसको अटैच किया हमने, जिस डीएनए को, उसको अटैच करके हम जो ट्रांसफर कर देंगे किस में, होस्ट सेल्स में। होस्ट सेल्स में हमारा कौन होता था, इकोलाई होता था मेनली। तो इस इकोलाई में हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक का प्रोसेस हमने देखा था। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम लार्ज स्केल। अब देखो ये प्रोसेस हमने नहीं देखा था, इस प्रोसेस को हम मेनली देख रहे हैं। अब उसको कल्चर प्रोसेस किया जाता है मेनली। अगर देखो कोई भी हमारे पास जैसे कोरोना ही आया था, तो कोरोना टाइम में हमने वैक्सीन जो हमें मिली थी, जो बोले थे एंटीडोज जिसे कहते हैं, वो हमें बनी थी। तो इसी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो सबसे पहले, ठीक है। तो यही प्रोसेस यूज़ किया था एक एक करके। तो हमें कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन। अब देखो, अब क्यों किया जाता है कल्चरिंग होस्ट सेल्स इन अ मीडियम ऐसे लार्ज स्केल में यूज़ किया था, अब वो वही प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम स्टेप्स देख रहे हैं, कितने स्टेप्स हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब एक्सट्रैक्ट करेंगे हम डिजायर प्रोडक्ट में जाके चेक भी कर, तो कर। अब हमने कोई चीज़ बनाई है, हमने कोई वैक्सीन बनाई है, कुछ डिजीज डिस्कवरी, उसको चेक भी तो करना बनता है हमें, तो वो चीज़ चेक करेंगे। तो इसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेट करना, अलग कर देना। अब कैसे होता है देखो, रिकॉल याद करो, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लिक से आरएनए डीएनए, वही जेनेटिक मटेरियल की बात हो रहा है। तो डीएनए आरएनए हमारे पास दोनों न्यूक्लिक एसिड में ही आते हैं। तो ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की बात करता है। तो ऐसे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल सारे ऑर्गेनिज्म्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। मेनली हमारे पास एनिमल वाले में डीएनए होता है, प्लांट वाले में आरएनए होता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं लिविंग वाले उसमें। विदाउट एक्सेप्शन मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन दिस इज द डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। अब डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्स। अब इस और हमें क्या करना है, डीएनए में जो सीक्वेंस कट कर देखे थे, हमने पढ़ा था डीएनए, लोग पिछले लेक्चर जरूर देखें तभी आगे समझ आएगा। तो डीएनए में हमने जो कट किया था, चाहे वेक्टर से या उधर से हमने, तो रिस्ट्रिक्शन इंडियो न्यूक्लियस का हमने यूज़ किया था। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन से हमने उस वहाँ पे कट किया था पॉइजन डीएनए से, तो हमने वेक्टर वाले में वहीं से फर्स्ट पोजीशन से ही कट गया था, तभी तो अटैच हो पाएगा। यहाँ पे एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल निभाता था वहाँ पे हमें, लोकेशन साइड में नहीं देने के लिए हमारे पास, वो हम आगे देखेंगे अभी। जैसे देखो, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत बड़ा ज़्यादा रोल था, योगदान था। इट नीड्स टू बी प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में लेने के लिए आई एम फ्री फ्रॉम द अदर मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, मैक्रो का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। माइक्रो वर्ड होता है हमारे छोटे के लिए होता है, मैक्रो बड़े के लिए यूज होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो फ्री फ्रॉम द अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द
मेम्ब्रेन, अब डीएनए इंक्लोज हो जाएगा अब किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, मेनली मेम्ब्रेन के अंदर। अब वी हैव टू ब्रेक, हमें ब्रेक करने के लिए हमें से फिर से क्या चाहिए, हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज, जैसे हमारे पास आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया या लिपिड्स हो गया, तो सब में हमें एंजाइम्स की जो जरूरत होती है। अब किसी भी जैसे आरएनए को तोड़ने के आरएनएज को चाहिए हमें, प्रोटीन को प्रोटीएज चाहिए, पॉलीसेकेराइड को हमें हर चीज़ को तोड़ने के लिए हमें क्या है, एंजाइम की जरूरत होती है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे भी हमने एंजाइम का यूज़ किया था, वो एंजाइम था हमारे पास कट करने के लिए, मैंने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स सच एज लाइसोजाइम। देखो जैसे मेनली बात किया गया, जैसे प्लांट हो एनिमल हो सब जगह तो अलग अलग एंजाइम्स की बात होती है। तो जैसे हमारे पास लाइसोजाइम किसके लिए होता है, हमारे पास बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोग देख सकते हो मेनली ये क्वेश्चन पूछा हो गया हमारे पास। तो ये चीज़ हमें देख लेना है कि लाइसोजाइम हमारे लिए बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, सेलुलोज किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है, काइटिनेज हमारे पास फंगस के लिए यूज होता है। ये चीज़ हमें तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछ रखे, तो हमें देख लेना है मैच ऑफ द फ्लोइंग में, मिस मैचिंग में, या ऐसे ही पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है, आगे भी पूछ सकता है, इसे हमें जरूर देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेनली एक स्पूलिंग प्रोसेस होता है, ये चीज़ देख लो आप। स्पूलिंग प्रोसेस क्या होता है, लास्ट में ना, लास्ट में मेनली इथेनॉल डाल के हमने इसको, मतलब इससे जो होते हैं ना उसे हॉट चिल कूलिंग कहते हैं, मतलब तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो हमें स्पूलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये चीज़ रिमूव किया था, यही तो डीएनए होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अभी, देखो मेनली इसमें इंजाइम बहुत ज़्यादा होता है, लैब मेथड है ये मेनली। तो यू नो द जीन्स आर लोकेटेड अलोंग द, अब हमने जीन्स के बारे में पढ़ रखा है। यू नो द जीन्स आर लोकेटेड अलोंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए इंटरवीन्ड, यानी उसके साथ जुड़े रहते हैं विद प्रोटीन के साथ। अब प्रोटीन हमारे हिस्टोन्स के साथ, अब हिस्टोन्स के बारे में मैंने पढ़ रखा है, हिस्टोन्स के बारे में याद करो। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम जब पढ़े थे उसमें हमने हिस्टोन्स के बारे में पढ़ा था, वो भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल में ना प्लेलिस्ट में पूरा बना के दे रखा था, वो भी जाके दे सकते हो, जेनेटिक्स का पूरा दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियस। अब आरएनए को रिमूव किया जाता है, अब देखो राइबोन्यूक्लियस यानी आरएनए की बात करें तो आरएनए को रिमूव किया जाएगा। वैसे हमारे पास प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद द प्रोटीज, तो प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है कि हमें जैसे आरएनए रिमूव करना है तो राइबोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, और हम जैसे हमें प्रोटीन का हटाना है तो प्रोटीएज एंजाइम्स का यूज कीजिए, मेनली एंजाइम्स हो जाते हैं हमारे पास। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अदर दूसरा भी मॉलिक्यूल्स यूज करना है तो हमें ऐसे एंजाइम्स की यूज करने पड़ते हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया में लाइसोजाइम का, सेलुलोज प्लांट्स के लिए हमारे पास साइटिनेस फंगस के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमें जरूर देखना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट एंड प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल इथेनॉल। अब चिल इथेनॉल डालेंगे, यही तो होता है स्पूलिंग प्रोसेस, इसमें तो मिल जाता है हमें। चिल इथेनॉल डालेंगे तो इथेनॉल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C2H5OH हो जाता है हमारा, ठीक है। तो चिल इथेनॉल हम डालेंगे नहीं ठंडा, तो उसमें क्या करेंगे, हमें फाइन थ्रेड लाइक हमें एक सस्पेंशन मिलेगा, जैसे इसमें देख रहे हो चिल इथेनॉल हमने डाला है, इसमें चिल इथेनॉल है ना, तो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला ना, फाइन थ्रेड थ्रेड धागे जैसे मिला है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कह देते हैं। तो ये चीज़ हमें पूछ लेता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ डालेंगे तो हमारे स्पूलिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो चिल इथेनॉल डाल देते हैं हम, क्या करते हैं तो हमें मिल जाता है ये चीज़, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला भी याद रख लेना, ठीक है। तो केमिकल केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है इथेनॉल का, लेकिन नहीं तो पता ही होता है, जब ज़्यादातर अब आप लोग 11th-12th में हो तो आपको तो पता ही होगा, नीट के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। थ्रेड किस टाइप, फाइन थ्रेड टाइप का मिलता है, इस टाइप का मिलता है। इधर डायग्राम में लिए पूछ लेता है कि कौन सा डायग्राम, तो स्पूलिंग का डायग्राम है, तो स्पूलिंग को सेपरेट किया जा रहा है मेनली इसमें से, ठीक है, रिमूव किया जा रहा है मेनली। तो ये चीज़ हमें जरूर देखना चाहिए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं मेनली कटिंग एट द स्पेसिफिक। अब देखो डीएनए को जो कट किया था ना, स्पेसिफिक पोजीशन से कट किया गया था, जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का एंजाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था वहाँ पे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ईमेल यूज होता है किसमें, कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, अब हमने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस पढ़ा था हमने, तो हमें इंडोन्यूक्लियस का यूज होता है मेनली। अब ये दोनों का डिफरेंस हमने सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर था हमारा, ये सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने डिफरेंस बता रखा है, आप लोग वो जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तभी इस पे आए तो अभी आपको समझ आने वाले कुछ, ठीक है। तो इसके बाद हम चल रहे हैं, तो एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर डैट द एंजाइम्स, यानी ये हमारा आई थिंक चौथा लेक्चर होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आई थिंक फोर्थ लेक्चर ही हमारा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर डैट द स्पेसिफिक एंजाइम। अब स्पेसिफिक एंजाइम की बात कर रहा है, अब एंजाइम कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। अब फिर यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ किया था, देखो
ऑप्टिमल कंडीशन यानी टेम्परेचर भी मेनली मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है, हर कंडीशन भी मायने रखता है मेनली कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ का यूज करते हैं, वो चीज़ देखो, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये चीज़ देखो आप, ठीक, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, देखो एग्रोज, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है, फिर से यहीं पे लाइन खींच जाता है, ठीक है। तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली हो जाता है हमारा, ठीक है। तो एग्रोज जेल हमारा क्या होता है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रो, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने प्रोसेस देखा था कि एम्पलीफाई किया जाता है मेनली, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, उसको छोटा रहता है तो बड़ा किया जाता है मेनली। अब देखो कट किया हमने तो पहले तो कट कर लेते हैं, यानी कट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, तो उसको दिखना तो चाहिए ना मेनली, तो वहाँ से कट करते हैं। और एग्रोज जेल इलेक्ट्रोज एक तरह का जेल होता है जिसको यूज़ किया जाता है हमें उसको एम्पलीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए प्रोग्रेशन को मेनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो यहाँ पे लिखा है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन, यानी कि आगे मतलब बढ़ कट रहा है या नहीं कर रहा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, जो अभी कुछ काट रहे हैं हमें अगर डीएनए तो हमें दिखना भी तो चाहिए ना वहाँ पे, तो इसलिए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेनली यूज़ करते हैं, जो कि हमें एग्रोज मेनली इसको पूरा नाम दिया था पीसीआर एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मेनली कैरी मुलिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1985 में मेनली इसको डिस्कवर किया था पीसीआर को, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। तो ये चीज़ हमें पूरा नाम ये चीज़ दिया जाता है, दोनों का यूज़ करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन डीएनए, अब देखो तुम्हें एक आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, हमने जेनेटिक्स में बताया डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का किस में यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमें चेकिंग के लिए प्रोग्रेशन यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं कट कर रहा है या नहीं कट रहा है, वो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब देख लो एक चीज़, हमारा डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज इसमें हमने फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, यानी कि ये बोलते हैं ना सेम चार्ज और रिपेल इच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, तो वैसी बात आ जाती है यहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज होता है, अब किसके तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो हमारे पास डीएनए नेगेटिव होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए। तो डीएनए मॉलिक्यूल हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किधर की तरफ जाएगा, मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब ये चार्ज है इसलिए एनोड नाम दिया गया। अब देखो केमिस्ट्री में मेनली ना एनोड और कैथोड का ना, अगर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, एनोड नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज में उल्टा हो जाता है, एनोड पॉजिटिव हो जाता है, कैथोड नेगेटिव हो जाता है, ये चीज़ याद रखना है आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर आगे देखें तो द प्रोसेस रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, तो यही प्रोसेस हमें वेक्टर डीएनए में भी चेक करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ रखा है पहले भी थोड़ा, ठीक है, लेकिन हमने इस चीज़ के बारे में पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा कि डीएनए नेगेटिव वेव से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मेनली हम 5 डैश से 3 डैश एंड पढ़ते हैं ना, 5 डैश से 3 डैश एंड 3 डैश से 5 डैश एंड। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम है 11.3 यहाँ पे देखने को मिलेगा। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस, तब हमें बहुत सारे प्रोसेस में दिख जाएंगे। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट आउट द जीन इंटरेस्ट। अब देखो जीन इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट की बात यानी इच्छा की बात आ जाती है यहाँ पे। तो मेनली डीएनए जो होगा अगर वेक्टर से कट किया जाएगा, जैसे वहाँ से हमारे पॉइजन डीएनए से कट किया गया था, वहीं से हमारे पास वेक्टर से भी कट करेगा, तो मैंने बताया था इसका हेल्प कौन कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कौन सा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस मेनली करता है, तो जीन इंटरेस्ट उसे कह देते हैं हमें, जहाँ से कट किया जाता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए एंड कट करके हमारे पास वेक्टर में भी उसी फिक्स पोजिशन से कट किया जाता है, और उसी पोजिशन से कट करेगा तभी तो जाके वहाँ पे जाके लगेगा, और हेल्प कौन करेगा ऐड करने के लिए हमें, यानी जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज होगा मेनली। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीटी, इसी को कह देते हैं। अब एम्पलीफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, एम्पलीफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अगर छोटा साइज में होता है इसको बड़ा करके देखते हैं, बहुत मैंने अगर कहा था बिलियन टाइम्स 100 बिलियन टाइम्स बड़ा करके देखा जाता है, ऐसे मिली कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है मिली। तो इसको देने वाला जो था ना कौन था, पीसीआर को, ठीक है, तो कैरी मुलिस था, KARY कैरी मुलिस, MULLIS मुलिस था, 1985 में आई थिंक दिया था इन्होंने, तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। तो कैरी मुलिस ने दिया था पीसीआर को टेक्निक कभी कल पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीज़ देख लेना चाहिए, ये भी पूछा गया पीसीआर का फुल फॉर्म, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वही छोटी चीज़ें कभी कल ना आ जाती है, लेकिन बड़ी चीज़ पढ़ लेते हैं, छोटी चीज़ नहीं पढ़ते, तो ये दिक्कत हो जाती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है मेनली। तो मेनली देख लो इन दिस रिस्ट्रिक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ, अब मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाते हैं किसमें, कॉपीज जीन में, एंड और डीएनए इंटरेस्ट इज दिस इन विट्रो का मतलब है टेस्ट ट्यूब के अंदर मेनली किया जाता है, ठीक है, लैब के अंदर मेनली किया जाता है, टेस्ट ट्यूब यानी लैब के अंदर ही, टेस्ट ट्यूब से करेंगे तो लैब के अंदर ही करेंगे ना, इसलिए लैब के अंदर किया जाता है। अब इस डायग्राम को भी मेनली देखेंगे हम, देखो इस डायग्राम को समझ ही लेते हैं। सबसे पहले देख लो आप रीजन ऑफ एम्पलीफाइड, अब ये रीजन है हमारा एम्पलीफाइड, आइए देख लो डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया गया,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया गया ना और डीनेचर किया गया। डीनेचर में मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, एटलीस्ट अगर कहा जाता है 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा इसे मेनली। 92 डिग्री सेल्सियस पे मेनली इसको हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद मेनली अगर कहा जाए 92 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा मेनली, ठीक है। तो 92 डिग्री सेल्सियस पे मेनली से हीट किया जाता है डीनेचर। अब इसमें मेनली होता क्या, अब ये डबल स्टैंडर्ड से मेनली ना अगर समझने के लिए लगाया तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हमें देखना चाहिए, ठीक है। मेनली ये हाई टेम्परेचर होता है, ये मेनली किस में होता है, हमारा हाई टेम्परेचर पे होता है, ये चीज़ हमें देख लेना, ठीक है। और यही हमारा एक्टिव साइट होता है, ठीक है। 92 डिग्री से ये टेम्परेचर बाकायदा पूछ रखा है कि हमारा डीनेचुरेशन जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे होता है, तो 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। ये चीज़ हमें याद रख लेना, हीट किया गया यहाँ पे, ये चीज़ें देख लो। इसके बाद ये हमारा अलग हो गया, अलग देखो एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की यूज़ की थी। फिर यहाँ पे हम प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर हमारा कौन सा होता है, ऑलिगोस सेक्राइड होता है, मेनली ऑलिगो सेक्राइड होता है, उसी का यूज़ करते हैं। एनिलिंग, इसका भी टेम्परेचर होता है, इसका हमारा 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मेनली एनिलिंग प्रोसेस में। एनिलिंग प्रोसेस में हम मेनली प्राइमर का यूज़ करते हैं, ऑलिगो सेक्राइड का मेनली यूज़ करते हैं। ऑलिगो सेक्राइड का मेनली यूज़ कर लेते हैं इसमें हम, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स का मेनली यूज़ करते हैं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स का, ऑलिगो सेक्राइड नहीं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हैं। इसमें बस टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज क्या होता है, टेक का पॉलीमरेज क्या होता है, टेक पॉलीज में हमारा हो जाता है, यहाँ पे हम आगे भी देखने वाले हैं। हमारा टेक पॉलीमरेज होता है हमारा थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस। टेक पॉलीमरेज का थर्मस एक्वाटिकस फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा एक्सटेंशन प्रोसेस होता है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे मेनली होता है। 72 डिग्री सेल्सियस पे मेनली ये होता है हमारा एक्सटेंशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ देखना, तो ये पूरा 30 साइकिल्स के करीब होते हैं, ये साइकिल्स भी पूछ सकता है। अब वही इसी को क्या किया था, एम्पलीफाइड किया था, यानी 1 बिलियन टाइम्स इसको, यानी कि 1 बिलियन टाइम्स इसको बड़ा करके देखा जाता है मेनली। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, सीक्वेंस मेनली पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। डीनेचुरेशन हो गया, एनिलिंग प्रोसेस हो गया, एक्सटेंशन प्रोसेस हो गया, ये मेनली पूछा गया है। टेम्परेचर डीनेचुरेशन में हमारा 92 डिग्री सेल्सियस होता है, एनिलिंग में 52 और एक्सटेंशन में 72। तो ये इन डीनेचर का एक्सटेंशन का तो टेम्परेचर पूछा गया, एनिलिंग का नहीं पूछा गया, तो नेक्स्ट पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। और टेक का फुल फॉर्म होता है थर्मस एक्वाटिक, से आपको आएगा आगे, ये पॉलीमरेज होता है, एक तरह का हमारा इंजाइम यूज होता है हमारा, ठीक है, इसमें होता है मेनली। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, पीसीआर टेक हमारा ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, हम आगे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देखी थी, इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर हमारे पास होते हैं। 2 सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, प्राइमर्स के होते हैं, जो कि हमारा सिंथेसिस करता है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। देख लो, एक होता है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि कम्प्लीमेंट्री रीजन पे डीएनए में मिल जाते हैं, और दूसरा हमारा इंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम, ठीक है। इसकी बात करें, टेक पॉलीमरेज जिसे कहते थे। The enzyme extend the primer using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as a template in the process of replication. DNA is repeated many times. अब many times किससे, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस इसलिए किया जाता है, इसी चीज़ को रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, चेक किया जाता है, एम्पलीफाई करके छोटी चीज़ को बड़े कर में बड़ा करके देखा जाता है, मेनली कहा जाता है। तो एम्पलीफाइड यानी बिलियन टाइम्स से, बिलियन 1 बिलियन टाइम्स को अगर ऐसे बड़ा करके देखते थे तो 9 बिलियन ऐसे करके कुछ आता है हमारा। तो इसे चीज़ देख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारा आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ये भी चीज़ देख लेना। यहाँ पे हमारे पास प्राइमर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हमें देख लेना। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल, थर्मो का मतलब ये होता है हीट, तो थर्मोस्टेबल यानी कि बार बार हीट करके इसको यूज़ किया जाता है। तो हमारा इस थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम को ही यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ हमें पूछ सकता है कि टेक्स्ट जिसे कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें पॉलीमरेज एंजाइम का याद रखना है नाम, ठीक है। ये हमें एक्टिव साइट पे कहाँ पे मिल जाता है, हाई टेम्परेचर पे, यानी कि डीनेचुरेशन प्रोसेस जहाँ हो रहा था वहीं पे, ये एक्टिव साइट वहीं पे होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड से हमारा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट, लाइगेट यानी लाइगेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है उसको फर्दर क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग प्रोसेस भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो चीज़ आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आगे देखें तो हमारे पास इंसर्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू, अब देखो हमने कर लिया क्या, होस्ट में वेक्टर में मेनली डाल दिया। अब वेक्टर से हमारे पास अब होस्ट की बारी है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसलेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे हमारा। तो मेनली ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें एंटीबायोटिक भी हेल्प करता है उसमें चूज़ करने में, मेनली होस्ट सेल्स में, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में जो हमने ओराई देखा था ना, ओराई, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो उसमें मेनली आप देख सकते हो। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉर्डेड डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स या ऑर्गेनिज्म, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट cells making them the competent to receive take of the DNA present in the surrounding and the recombinant DNA bearing the gene to resist the antibiotic। अब देखो यही एंटीबायोटिक हेल्प करता है इसका, जैसे एम्पिसिलिन हो गया,
क्लोरामफेनिकल हो गया, तो ये मेनली ई कोलाई में मेनली हमारे पास हेल्प करता है। ई कोलाई क्या होता है, इस्चरिचिया कोलाई होता है, तो कि हमारा होस्ट सेल्स होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करने में मेनली हमारे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी ट्रांसफर जो हमारा जो वेक्टर था उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब देखो इसका खुद का डीएनए भी तो होगा, कुछ खुद का डीएनए होगा, फिर उधर से आएगा वो डीएनए होगा, ठीक है। दोनों को चेक करके कौन लेगा, एम्पिसिलिन ही तो चेक करता है, मेनली रजिस्ट करता है, बचाता है उसे। अगर एम्पिसिलिन नहीं होगा तो वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स होता है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसपोर्ट सेल और अगार, अब एगार एक तरह का जेल होता है हमारा, अगार प्लेट्स कंटेनिंग द एम्पिसिलिन, इस पे एम्प्लीफिकेशन नहीं करवा देते हम, एम्प्लीफिकेशन वही चीज़ हमारे पास। ओनली द ट्रांसफर विल ग्रो एंड अनट्रांसफर रिसीव्ड सेल्स विल डाई। अगर देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे पे, देखो यहाँ पे अगर बोला अगार सेल में अगर एम्पिसिलिन है तब तो वो ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे अनट्रांसफॉर्म यानी वहाँ पे जाएगा नहीं, डायरेक्ट सीधा सीधा मर जाएगा। अगर सेम अगर एम्पिसिलिन है तब तो जाएगा, ठीक है, वेक्टर जाएगा, लेकिन नहीं है वो सेल्स में वेक्टर जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, और डायरेक्ट जाते ही क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, जो कि एंटीबायोटिक हमारा एम्पिसिलिन है यहाँ पे। सिंस ड्यू टू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसलिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, वन इज एबल टू सिलेक्ट द ट्रांसफर, ये सिलेक्ट करता है उसको, प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, इसे इसलिए सिलेक्टिबल मार्कर भी कहते हैं, तो इसलिए हमें याद होना चाहिए। ये मेनली बच्चों को समझ नहीं है, तो इसी चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो सिलेक्टिबल मार्कर का नाम पूछे तो हमारे पास ई कोलाई में तो एम्पिसिलिन मेनली हो जाता है हमारा, ठीक है, एम्पिसिलिन मेनली हो जाता है। यहाँ पे जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारे पास इसका डायग्राम भी आ जाता है। यहाँ पे मेनली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास, यहाँ देखो एम्पिसिलिन हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, ये चीज़ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें जरूर देखना चाहिए नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे होते हैं, तो हमें जरूर देख के जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपना 5th पॉइंट पे, तो ऑब्टेनिंग द फॉइजन जीन प्रोडक्ट। फॉइजन जीन प्रोडक्ट की बात करें तो बाहर से, फॉइजन का मतलब बाहर से आएगा, उसको इंसर्ट करेंगे कैसे, एलियन, यानी कि बाहर वाला, फॉरेन कह लो एलियन कह लो, बातें की। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल या टाइप, अब देखो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबका अलग अलग सब कुछ हम लेते हैं, चाहे इंजाइम ले अलग, हमने देखा था इंजाइम भी अलग ले लेते हैं, उसका हमारे पास वेक्टर हो तो वेक्टर भी हमें, जैसे हमने अभी ई कोलाई के लिए लिया था तो प्लाज्मिड लिया था, तो वेक्टर भी अलग लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मेनली जो फॉइजन डीएनए या जीन हमें बता होता है वो भी अलग लेते हैं हम। तो मेनली इधर बैक्टीरियल की बात हो रहा है, प्लांट की, एनिमल सेल की बात होती है, तीनों में अलग अलग होता है। तो एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड इन द almost the all recombinant technology, the ultimate aim to produce a desirable protein। डिजायरेबल प्रोटीन से मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो जिसकी ज़रूरत होगी जिस प्रोटीन की, वही प्रोटीन लेके आएगा। ऐसे नहीं कि प्लांट वाले का एनिमल में डाल दें, एनिमल वाले का प्लांट में, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमें वेक्टर की भी या कोई भी चीज़ हम होस्ट भी लेते हैं तो हमें मेनली होस्ट के हिसाब से हमें वेक्टर चुनना होता है, ठीक है। हैंस देयर इज अ नीड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस, तो इससे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, तभी तो एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे हमने ऊपर एम्पिसिलिन की बात की थी, सिलेक्टिबल मार्कर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो फॉइजन वैसे यहाँ पे हमारे पास होता है कि द फॉइजन जीन गेट्स एक्सप्रेस अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन होता है। द एक्सप्रेशन जीन फॉइजन जीन्स और होस्ट सेल्स इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम किसी भी सेल्स को किसी में नहीं डाल सकते, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए जैसे क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम यूज करते थे, ठीक है, तो प्लांट के लिए सेलुलोज, ऐसे हमारे पास हर चीज़ के लिए, जैसे हम मेनली ई कोलाई के लिए हम क्या वेक्टर यूज कर रहे थे, हम कौन सा, प्लाज्मिड, ठीक है। पॉइजन डीएनए हम यूज़ करें तो उसके हिसाब से जहाँ से जिस सीक्वेंस से हम इंडोन्यूक्लियस से उसे कट कर रहे थे वहीं से हमें प्लाज्मिड में भी कट करना पड़ा था, फिर हमें डाले, ऐसा तो नहीं है वहाँ से 1 पोजीशन से कट कर लिया, यहाँ 2 पोजीशन से कट कर लिया और डाल दिया, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने के लिए हमने देखा था कि इसमें ई कोलाई में हमारे पास जो एम्पिसिलिन था, एम्पिसिलिन सिलेक्टिबल मार्कर था, जिसे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम मेनली कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कह लो, इसे हम रेजिस्टेंस जीन कहते हैं मेनली, सॉरी रेजिस्टेंस जीन जिसे कह लेते हैं। ये अगर नहीं रहेगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, नहीं रहेगा तो ये डेथ डाई कर जाएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये डाई कर जाएगा यहाँ पे मेनली, ठीक है। इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वैसे ही होता है अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स को होता है, तो ये चीज़ आप हायर क्लास में मेनली जाके पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आफ्टर हैविंग cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of a target protein। अब टारगेट प्रोटीन क्या होते हैं, जिस प्रोटीन पे हमें टारगेट किया हो, जहाँ पे जाना हो, उसको कहते हैं टारगेट प्रोटीन, ठीक है। तो वन हमारे चैनल का भी नाम है टारगेट इजोडेमी नीट प्लस बोर्ड। वन हैज़ टू बी कंसिडर द प्रोड्यूसन, क्योंकि हमें नीट क्रैक करना है, आईटी क्रैक करना है, इसलिए हमने इस चैनल का नाम टारगेट इजोडेमी लिखा है। इजोडेमी यानी एजुकेशन से रिलेटेड। वन हैज़, अब देखो मैंने यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर हैविंग द क्लोन जीन द इंटरेस्ट हैविंग इंटरेस्ट
और हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द लार्ज टारगेट प्रोटीन में। तो इस प्रोटीन पे ध्यान देना, टारगेट प्रोटीन जहाँ जाना है उसे वन हैज़ टू कंसिडरिंग प्रोड्यूसिंग इट अ लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल हम अब देखो मेनली प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन, जैसे आप लोगों का टारगेट क्या आता है, मेडिकल कॉलेज में एक सीट चाहिए आप लोगों को, तो इसका भी टारगेट क्या होता है, इसका इंटरेस्ट होगा कुछ, जैसे आप लोगों का भी इंटरेस्ट है, कुछ इच्छा है कि मेडिकल डॉक्टर बने, एक मेडिकल कॉलेज अच्छा है, किसी अपना होता है एम्स में जाए, मौलाना आज़ाद में जाए, सफदरजंग में जाए, जैसे वर्धमान महावीर हो गया, और भी अदर फर्दर मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं हमारे पास। तो वहाँ पे अपना का क्या होता है, इच्छा होती है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली चाहिए, तो एक सीट होता है, लेकिन एक होती है अंदर से एक इच्छा होती है कि हमें मनपसंद कॉलेज मिले हमारा। तो आपको लोगों का टारगेट होता है, इंटरेस्ट होता है आपको। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमारे पास बात आता है, यहाँ पे हमने जीन की बात होती है, जीन का भी अपना इंटरेस्ट होता है कि कुछ ना कुछ पसंद ना पसंद तो उसकी भी है। तो इस हिसाब से इसको ऐसे तो नहीं किसी का किसी में डाल दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग, अगर कोई प्रोटीन हमारा इनकोड करता है जीन को, तो एक्सप्रेस करता है हिट्रोलोगस। हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग होस्ट सेल्स में अलग अलग जगह पे ये दिखाएगा, उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। The cells harboring colon genes of interest may be grown on a large, a small scale of laboratory. The culture may be used for the extracting the desired protein जो प्रोटीन चाहिए उसको, and then purifying using the different separation। तो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में मेनली पढ़ेंगे। डाउनस्ट्रीम एक बायोरिएक्टर प्रोसेस होता है जो कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के बारे में बताता है हर चीज़ में। The cell can also be multiplied in a continuous culture system wherein used to medium is drained out from one side while fresh medium is added from other, maintain the cells to their physiologically most एक्टिव लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज के। अब देखो मेनली लॉग एक्टिव लॉग की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फेज की बात करें, यानी कि ऐसे मतलब प्रोडक्शन की यानी कि कल्चर मीडियम की बात करें, तो हमें ये लार्ज मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए और बड़े लेवल पे चाहिए हमें। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू द हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। तो हमें देखो जैसे हम कोरोना वायरस का एग्जाम्पल याद करें, तो हमें उसकी वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो उसका वैक्सीन तो पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत थी सबको, तो उसका प्रोडक्शन भी लार्ज अमाउंट में करना जरूरी था, क्योंकि एक जने के लेने से एक कंट्री में देने से तो हो नहीं जाएगा, 100 या 200 लोगों को तो देना नहीं था, मिलियन में था, बिलियन में था। ठीक है, बिलियन में, हमारे इंडिया में करोड़ में था। तो ऐसे चाहिए होता है, तो उसका प्रोडक्शन भी चाहिए होता है, और उसका प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, हज़ारों लीटर लाखों लीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बायो रिएक्टर सब होते हैं मेनली स्टील के कंटेनर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि स्टील में हमारे पास जंग नहीं लगता, सबसे पहली बात। ठीक है, और हायर अमाउंट में चाहिए हमें, तो हमें हर हायर अमाउंट में क्या चाहिए हमें, जो जैसे अगर मेनली मान लो हायर अमाउंट में हमें डीएनए भी चाहिए था। ठीक है, डीएनए जैसे अगर हमें मान लो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमारा कोरोना वायरस था, तो वो भी चाहिए था हमें। इसके बाद हमारे पास वेक्टर चाहिए था, फिर होस्ट सेल चाहिए था। तो हर चीज़ हमें बड़े अमाउंट में चाहिए था मेनली बनाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें हायर यील्ड्स डिजायर्ड प्रोटीन्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें उसकी बात की है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्मॉल वॉल्यूम तो चाहिए नहीं यील्ड। टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट, इसे हम बायोरिएक्टर कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कम आता है लेकिन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए लार्ज वॉल्यूम में तो कितना, 100 से 1000 लीटर के करीब चाहिए। कैन बी प्रोसेस भी रिक्वायर्ड, तो हमें बायोरिएक्टर में इतना 100 से 1000, अब 50-60 लीटर के लिए क्या करेंगे, बायोरिएक्टर का मिली यूज़ करते हैं। कंटेनर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके। दस बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेजल्स इन द रॉ मेटल्स। रॉ मेटल जैसे रॉ यानी कि कच्चा मेटल जिसे कहते हैं, रॉ मेटल जैसे कच्चा मेटल जिसे कहते हैं शुरुआती स्टेज में। ठीक है, मान लो आप जैसे रॉ मेटल जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो गेहूँ का आप आटा पिसवाते हो, चावल को क्या होता है, चावल बनाते हो आप, पका के खाते, तो रॉ मेटल तो नहीं खा लेते, ऐसे चावल लेके आए खा लिया ऐसे तो नहीं खाते। तो ऐसे क्या होता है, रॉ मेटल उसे ही कहते हैं मेनली। तो रॉ मेटल्स को हम यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकली कन्वर्टेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें कन्वर्ट करके उसमें इंजाइम डाल के, और भी बहुत सारे हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं उस हिसाब से करते हैं। अब किसके लिए चाहिए हमें, प्लांट के लिए चाहिए, एनिमल के चाहिए, ह्यूमन बींग के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो हर एक फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया, प्लांट के लिए भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे वैक्सीन से मेडिसिन जो भी होती है हमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो ये बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन, यहाँ पे एक ऑप्टिमल कंडीशन डिजाइड, इंसान आर्टिफिशियल तरीके से अपने हिसाब से हर कंडीशन को मतलब कंडीशन को क्रिएट करता है। मेनली अगर कहा जाए तो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे टेम्परेचर अपने हिसाब से रखेगा,
पीएचबी, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, जो भी लेवल चाहिए अपने हिसाब से करेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस में पूछ सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब बायोरिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है डाउन स्ट्रीम से मेनली। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली कंटेनर्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट यूजली बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप मतलब गए तो गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो। तो मेनली देखो यहाँ पे दिया रखा है हमें, यहाँ पे सिंपल सैंपल दे रखा है, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर दे रखा है मेरे पास। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले में सिंपल वाला दे स्टीयर टैंक गोल गोल घुमाया दे रखा है, मीटर प्रेशर या कोई भी चीज़ होता है तो यहाँ पे मोटर लगाया जिससे रोटेट करता है। फोम ब्रेकर हो गया, फ्लैट ब्लेडेड हो गया, कल्चर ब्रोथ हो गया, स्टील हो गया। तो पूरा हम टेक्निक होता है मेनली हमारे इसमें। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है, इसमें स्पेस स्टीयर टैंक आता है, इसमें भी गोल गोल घुमाया जाता है, बबल्स क्रिएट किया जाता है। देख लो गैस इंटरटेनमेंट हो गया, इंटरटेनमेंट होकर बबल्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए। डायग्राम से मेनली इसका पूछता नहीं है, लेकिन डायग्राम से रिलेटेड जो हमें दे रखा है ना स्टेटमेंट, वो चीज़ पूछ लेता है। जैसे स्टीयर टैंक रिएक्टर यूजुअली जो सिलेंड्रिकल शेप होता है और कर्व्ड बेस होता है इसका, एंड फैसिलिटेट द मिक्सिंग द रिएक्टर कंटेंट्स होता है। स्टीयर फैसिलिटीज इवन द मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की एबिलिटी भी होनी चाहिए थ्रू द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बाउल, एयर में क्या होता है बाउल फॉर्म करते हैं, इसमें यहाँ पे देख लो। एंड द इफ़ यू लुक द फिगर क्लोजली यू सी, तब बोला फिगर में देखने के लिए। एंड हम इसे अपने हिसाब से ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं, फॉर्म को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं। हर एक चीज़ को हम सैंपल स्पोर्ट्स या स्मॉल वॉल्यूम जो भी होता है हम अपने हिसाब से मतलब कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ हमें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आगे देखें तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में हमारा क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि हमें मतलब बायोरिएक्टर का पूरा एक टेक्निक होता है कि पहले के रॉ मटेरियल से लेके क्या क्या प्रोसेस किया गया, तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा। आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक, क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चाहिए तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस तो करना जरूरी है। तो बायोसिंथेटिक का मतलब ये हो कि ह्यूमन बीइंग के प्रेजेंस में नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से। द प्रोडक्ट हैज बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज प्रोसेस ऑफ द इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश। तो इससे मार्केट में जैसे आप दवाई की दुकान में शीशी खरीद तो यानी कि जो भी इंजेक्टेबल है या पीने वाली है कुछ भी है तो ऐसे ही बनाया जाता है उसको मेनली। तो प्रोडक्ट द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं, प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक का नाम है हमारा सेपरेशन प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं कि स्टेप्स है हमारा डाउन स्ट्रीम का ये स्टेप है हमारा। द प्रोडक्ट्स हैज टू बी फॉर्मुलेटेड द सुटेबल प्रिजर्वेशन, सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो द थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए फिर भेजा जाता है सैंपल्स जिसे कहते हैं। एंड ड्रग्स एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, उसको क्वालिटी या कुछ भी सारा कुछ टेस्ट होने का, जैसे कोरोना यही जो वैक्सीन आई थी तो उसकी क्वालिटी और उसका टेस्टिंग हुआ था, ये सच में फ़ायदेमंद है, कितना काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, किसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हर एक चीज़ को टेस्ट किया गया था, तभी मार्केट में हर जगह सबको दिया गया था सुई। आल्सो रिक्वायर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएशन हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक समरी होता है हमारा, ये चीज़ हमें जरूर पढ़ के जाना चाहिए। समरी हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो एक बार ऐसा हुआ था, पुराने एनसीईआरटी की बात करो तो 3-4 साल की पहले की बात है कि एनसीईआरटी में वो चीज़ पोर्शन नहीं दे रखा था, लेकिन समरी में क्वेश्चन दे रखा था। बच्चों का कहना था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी में से, इसलिए हमें समरी भी पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समरी, तो हमें जरूर पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बड़ी दुख की बात है, और शेयर भी नहीं करते हो, बड़ी दुख की बात है। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों की आप लोगों का हमें लाइक होता है। ठीक है, लाइक से हम क्या करते हैं, जितने लाइक्स होंगे, जितने कमेंट्स होंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और अच्छा लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, और ज़्यादा लेक्चर लेके आएंगे, और ज़्यादा चैप्टर लेके आएंगे। किस किस चैप्टर का लेक्चर चाहिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना आपके लिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम 100% एजुकेशन मतलब ये करने की कोशिश करें कि एनसीईआरटी हम पूरा का पूरा पढ़ा दें। 11th का है, 12th का हो, केमिस्ट्री भी हो और बायो भी, हम सारा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम हर एक चीज़ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एक एक करके इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। शेयर करें, लाइक करें और फैला दें सब हर जगह, एक एक जगह। यानी कि शिक्षा, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तो बांटने से बढ़ता है। आपने अभी पढ़ा, आप किसी और को बताइए, फिर वो किसी और को बताएंगे, तो क्या होगा, आप जो पढ़ के बताएंगे किसी को तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। क्या मिलेगा, रिजल्ट के तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। वो आप लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन बेनिफिट मिलेगा जरूर इसे चीज़, ये चीज़ तो देख लेना। ठीक है, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, हर एक बच्चे का होगा। जो जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं हर एक बच्चे का, आई थिंक मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा,
आप लोग देख लेना। एग्ज़ाम नीट जो है हमारा 2023 का होने के बाद आप लोग मैच कर लेना एज इट इज़ पेपर, ठीक है, नीट का। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखेंगे, हमारे जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें, बेल आइकन को दबा दें। हर रोज़ हमारे पास हर 2-3 दिन पे लेक्चर आते हैं या तो आ जाते हैं। अभी तो हमारा बायो का शॉर्ट्स चल रहा है अभी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा, वो ज़रूर देखें। आप 15 या 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर या जितने 50 सेकंड, अगर आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो हमारे पास टाइमिंग हम लोगों ने डाल रखी है, हमारे पास एक रात में हम डालते हैं, एक दिन में डालते हैं। तो ज़रूर आप लोग ये देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये चीज़, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं हम एप्लीकेशन के बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर होगा, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।